Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will continue our discussion with the prion disease, an important topic from the veterinary pathology portion. Moving on, we will discuss about the clinical signs of the scrapie, or you can say the ovine spongiform encephalopathy. So the first clinical sign is the restlessness and startled look. Eye have a wide and a fixed expression. The sheep may hold its head down and move it rapidly from side or up and down. Movements are aimless and stiffness of the forelegs result in the trotting gait. The grinding of the teeth and the voice may be altered. The skin irritation begins in the lumbar region, then may involve the rest of the body. Intense pruritus cause the rub the body against the hard object. Incoordination may be followed by paralysis and inability to stand, and finally the animal dies. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल साइंस ऑफ द स्क्रैपी और यू कैन से ओवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. तो सबसे पहले अगर किसी भी शीप और गोट को अगर स्क्रैपी हो जाता है और ही और शी में बी सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy, so you may observe the restlessness and the startled look. The eyeball of that particular infected animal have a wide and a fixed expression. देखो, अगर मान लो किसी भी शीप या किसी भी गोट को स्क्रैपी हो गया, ठीक है, तो वो शीप और गोट का बिहेवियर जो होगा ना वो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, उनका स्टार्ड लुक होगा, बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो देखते रहेंगे और जो आईबॉल होगी ना वो आपको वाइल्ड दिखेगी, ठीक है. The next clinical sign you may observe in the infected animal is that sheep may hold its head down and move it rapidly from side or up and down. देखो, मान लो कि कोई sheep है, उसको स्क्रैपी हो गया, ठीक है, और you can say ovine spongiform encephalopathy. तो क्लिनिकल साइंस में आप क्या देखोगे, यहाँ पे बेसिकली जो शीप होगी ना वो अपने सर को नीचे कर लेगी और या तो एकदम से ऊपर नीचे करने लगेगी या साइड में उसका रैपिड मूवमेंट होगा, दैट इज क्वाइट एबनॉर्मल, ठीक है. द नेक्स्ट क्लिनिकल साइन इज द मूवमेंट आर एमलेस एंड स्टिफनेस ऑफ द फोर लेग्स रिजल्ट इन द ट्रॉटिंग गेट. देखो, अब मान लो कोई भी शीप या कोई भी गोट स्क्रैपी से इन्फेक्टेड होती है तो उसके जो मूवमेंट्स होंगे ना वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे, एमलेस होंगे, वो बस इधर उधर बेफालतू में ही घूमती रहेगी, ठीक है. जो भी उसकी फोर लेग्स होंगी एनिमल की वो स्टिफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे कैसी गेट होगा, ट्रॉटिंग गेट. तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द क्लिनिकल साइन दैट यू विल फाउंड इन द इन्फेक्टेड एनिमल ऑफ स्क्रैपी वेयर द गेट इज द ट्रॉटिंग गेट बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द फोर लेग्स, ठीक है. नेक्स्ट क्लिनिकल साइन इज द ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ एंड द वॉइस मे बी ऑल्टर्ड. अब जो भी शीप या जो भी गोट स्क्रैपी से इन्फेक्टेड होगी ना तो दे विल जस्ट ग्राइंड देयर टीथ को जो है ना एक दूसरे से कटाएंगी, ठीक है, एंड जो उनकी वॉइस होगी दे इट मे आल्सो बी ऑल्टर्ड. द नेक्स्ट क्लिनिकल साइन इज द स्किन इरिटेशन बिगिंस इन द लंबर रीजन, देन मे इन्वॉल्व द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इंटेंस प्रूराइटिस कॉज द रब द बॉडी अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्क्रैपी है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर कोई भी एनिमल स्क्रैपी से इन्फेक्टेड होता है तो वहां पे क्या होगा, इंटेंस प्रूराइटिस होगा, बेसिकली एबनॉर्मल इचिंग सेंसेशन होगा. तो जो इचिंग सेंसेशन है और इरिटेशन है वो स्किन में लंबर रीजन से शुरुआत होगी उसकी और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में होने लगेगा. देन द इन्फेक्टेड एनिमल विल स्टार्ट रबिंग देयर बॉडी अगेंस्ट सम हार्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जस्ट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर इरिटेशन और द इचिंग, ठीक है. नेक्स्ट क्लिनिकल साइन हमारे पास इनकोऑर्डिनेशन में बी इन्वॉल्व्ड दैट मे फॉलोड बाय द पैरालिसिस and inability to stand and finally the animal dies. देखो, क्लिनिकल साइन में सबसे हमने पहले देखा कि जो भी एनिमल है वो रेस्टलेसनेस बिहेवियर को शो करेगा और जो उसका आई बॉल होगी वो फिक्स हो जाएगी एंड दैट विल गिव अस अ वाइड एक्सप्रेशन, ठीक है. शीप अपने सर को नीचे कर लेगी और एकदम से ऊपर मूव करेगी या साइड में मूव करेगी, रैपिड एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, ठीक है. जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं वो एमलेस होंगे और ट्रॉटिंग गेट होगा. They may also grind their teeth and voice may also be altered. Intense pruritus हमें देखने के लिए मिलेगा in the infected animal. उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका मूवमेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, that will followed by the paralysis of that particular animal and then finally the animal will die, ठीक है.
So now moving on, we will talk about the gross lesions that you can observe in an animal infected with the scrapie. So basically there are no characteristic gross lesions. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the gross lesions that you may observed in an animal suffering from the scrapie. So simply there are no characteristic gross lesions. अगर कोई भी sheep, कोई भी goat अगर स्क्रैपी से इन्फेक्टेड होती है तो यू विल नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ अ ग्रॉस लीशन दैट मे बी द इंडिकेटर ऑफ द स्क्रैपी. ठीक है. नाउ मूविंग टू द माइक्रोस्कोपिक लीशंस दैट यू मे फाउंड इन द केस ऑफ एन एनिमल इन्फेक्टेड विद द स्क्रैपी. So the first microscopic lesions is that the lesions are limited to the CNS. The lesion may be seen in the diencephalon, brainstem, cerebellum and the spinal cord. The neuronal degeneration, astrocytosis and variable spongiosis characterized by the prominent neuronal and neuropil vacuolation generally affecting the gray matter, pronounced hypertrophy and hyperplasia of the astrocytes and demyelination of the small vessels. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the microscopic lesions that you may observe in the case of an animal suffering from the scrapie. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ग्रॉस लीशंस तो हमें देखने के लिए कभी भी नहीं मिलते इन द केस ऑफ अ स्क्रैपी. So now we will go for the microscopic examination. So the first microscopic lesion that you may found is that lesions are limited to the CNS. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी स्क्रैपी होती है, ठीक है, तो स्क्रैपी का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज प्रायंस. तो जो प्रायंस होते हैं जब भी वो किसी शीप या गोट को इन्फेक्ट करेंगे तो इन द टारगेट ऑर्गन क्या होता है? CNS. तो जो भी लीशंस आप ऑब्जर्व करोगे यू विल सी द लीशंस ओनली इन द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लीशंस में बी सीन इन द डाइनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड. जो लीशंस होंगे बेसिकली कहां पे दिखेंगे? डाइनसेफेलॉन में, ब्रेन स्टेम्स में, सेरिबेलम में और स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है. क्योंकि जो प्रायन है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, उसका टारगेट ऑर्गन ही क्या होता है? CNS. Now the next lesion that you may observe is the neuronal degeneration, astrocytosis and variable spongios characterized by the prominent neuronal and neuropil vacuolation generally affecting the gray matter. देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? न्यूरोनल डिजेनरेशन होगा, जो नर्व्स हैं वो डिजेनरेट करने लगेंगी. एस्ट्रोसाइटोसिस दैट इज अ पर्टिकुलर ग्लायल सेल, उसका रैपिड डिवीजन होने लगेगा. ठीक है. वहां पे वेरिएबल स्पॉन्जियोसिस दिखेंगे which will be characterized by the prominent neuronal and neuropil vacuolation. So now the question arises that what is neuropil? So simply neuropil is an area in a nervous system that is composed mainly of unmyelinated axons, dendrites and glial cells. देखो हमारे नर्वस सिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोपिल रीजन. तो यहाँ पे न्यूरोपिल में क्या होगा? वैक्यूलेशन क्रिएट हो जाएंगे दैट विल मेनली अफेक्ट द रीजन्स ऑफ द ग्रे मैटर. ठीक है. द नेक्स्ट लीशन दैट यू मे ऑब्जर्व इज द प्रोनाउंस्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द एस्ट्रोसाइट. जो भी एस्ट्रोसाइट्स हैं उनका नंबर भी बढ़ने लगेगा और उनका साइज भी बढ़ने लगेगा. ठीक है. द डीमाइलिनेशन मे बी ऑब्जर्व्ड अराउंड द स्मॉलर वेसल्स. जो भी स्मॉलर वेसल्स होती है उसके अराउंड जो माइलिन शीट्स होती हैं उनका रिमूवल होने लगेगा इफ अ एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम द scrapie. ठीक है. So this is the microscopic picture of a sample collected from the CNS of an infected animal with scrapie. So I was talking about this vacuolation that you may observe in the neuropil region of the gray matter. So kindly have a look at this particular microscopic picture. Moving to the diagnosis for the scrapie, one may go for the histopathological examination. Recently, the eyelid test has been developed in the United States to detect the scrapie in the living animals suspected of the disease. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the diagnosis of the scrapie. So one may go for the histopathological examination, क्योंकि जो भी animals scrapie से सफर करते हैं वहां पे हमें कोई भी gross lesions देखने के लिए नहीं मिलते. One may also go for the eyelid test that has been recently developed in the United States to detect the scrapie in the living animals suspected of the disease. तो देखो अभी यूएस में क्या है, eyelid test नाम से एक टेस्ट को डेवलप करा गया है
that will help us to detect the causative agent of the scrapie in the living animals that has been suspected for the infection. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the next disease that is caused by the prion, and it is bovine spongiform encephalopathy. So simply it is also known as BSE or the mad cow disease. It is a non-inflammatory degenerative disease of the CNS in the cattle which is invariably fatal. Talking about the incidence, it was first reported in 1986 in British dairy herd, later in the Ireland in cattle exported from the England to Oman, Italy, Denmark, Germany, Canada, and reported in the native cattle of the France, Switzerland, and the Portugal. The etiology, simply it is caused by the prions, and the incubation period, it is simply unusually long, about 4 to 5 years. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next disease that is caused by the prion, and it is known as bovine spongiform encephalopathy. और bovine spongiform encephalopathy को हम BSE के नाम से भी जानते हैं, and it is also known as mad cow disease. So simply it is a non-inflammatory degenerative disease of the CNS in the cattle which is invariably fatal. देखो बेसिकली जो bovine spongiform encephalopathy है ये किस में पाई जाती है? कैटल्स के केस में. यहाँ पे कोई भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होंगे, एंड इट विल कॉज द डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड विच विल इनवेरिएबली प्रूव टू बी फैटल. इसमें एनिमल की डेथ होना निश्चित है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1986 इन द ब्रिटिश डेयरी हर्ड, लेटर इन द आयरलैंड इन कैटल exported from the England to Oman, Italy, Denmark, Germany, Canada, and reported in the native cattle of the France, Switzerland, and Portugal. So basically जो bovine spongiform encephalopathy जो disease है, सबसे पहले 1986 में British dairy herd में देखने के लिए मिली थी. Later it was reported in Ireland in the cattle that was exported from England to the Oman, Italy, Denmark, Germany, and Canada. It was also reported in the native cattle or the indigenous breeds of cattle of France, Switzerland, and the Portugal. Talking about the etiology, तो जो हमारी BSE है, that is a bovine spongiform encephalopathy, इसका causative agent कौन है? Prion. Now coming to the incubation period, it is unusually long, और इसका incubation period कितना होता है? Around 4 to 5 years. ठीक है. So you might see this picture in which a cattle is suffering from the bovine spongiform encephalopathy. So moving to the transmission of the bovine spongiform encephalopathy, it may transmit because of the feeding of a meat or the bone meal supplements to the cattle. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैड काउ डिजीज, कि वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में किस तरीके से ट्रांसमिट होती है. सो सिंपली द फीडिंग ऑफ द मीट और द बोन मील सप्लीमेंट्स टू द कैटल. मान लो कि कोई कैटल थी दैट वाज सफरिंग फ्रॉम द BSE, एंड BSE की वजह से उसकी डेथ हो गई. ठीक है. अब हमने क्या करा, इस कैटल की डेथ होने के बाद इस कैटल का मीट मील बना लिया और बोन मील बना लिया. ठीक है. और किसी हेल्दी कैटल को हमने ये फीड करा दी. तो दैट हेल्दी कैटल विल आल्सो सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज नेम्ड एज BSE, bovine spongiform encephalopathy, due to the ingestion of the infected meat meal and the bone meal. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the pathogenesis of the BSE. So simply the prion protein occurs normally in the CNS of all the domestic animals and the humans, and that is bound to the surface of the neurons. A normal non-infectious PRP, a helix isoform of the host, is slowly and progressively converted into the abnormal form of the PRP, that is PRP-SC scrapie, PRP-B platelet sheets, and get accumulated in and around the neurons as a large aggregates of the polymerized macromolecules fibrils, which is resistant to the protease activity, form the amyloid plaques, result in the pathology of the prion disease. So simply the normal prion protein, that is PRP, is being converted into the infectious prion protein, that is PRP-SC. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis of the mad cow disease.
So simply the prion protein, that is PRP, occurs normally in the CNS of all the domestic animals and human beings, that is normally bound to the neurons. So देखो जो भी प्रायन प्रोटीन्स होते हैं ना वो नॉर्मली सभी डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस के सीएनएस में मिलते हैं एंड दैट आर यूजुअली बाउंड टू द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन्स. ठीक है. So simply a normal non-infectious PRP, that is prion protein of the host, will slowly and progressively converted into the abnormal form of the PRP, which will get accumulated in and around the neurons as a large aggregates of the polymerized macromolecule fibrils, which is resistant to the protease, form the amyloid plaques and result in the pathology of the prion disease. So देखो मैंने क्या बताया कि जो भी नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उनमें हमें नॉन इन्फेक्शियस प्रायन प्रोटीन देखने के लिए मिलता है. ठीक है. अब धीरे धीरे क्या होता है, ये प्रायन प्रोटीन जो है ना इन्फेक्शियस प्रायन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज PRP-SC. ठीक है. इसको हम PRP-SC, दैट इज PRP स्क्रैपी और PRP बीटा प्लेटेड शीट्स में. अब ये नॉर्मल इन्फेक्शियस में कन्वर्ट हो गया. अब ये इन्फेक्शियस प्रायन प्रोटीन क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा न्यूरॉन्स के चारों तरफ, मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लेगा, which is being resistant to the protease. अब इस पे प्रोटीएस की एक्टिविटी भी काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पैथोलॉजी हो जाएगी उस पर्टिकुलर एनिमल में ऑफ प्रायन. ठीक है. तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी PRP प्रोटीन है, दैट इज नॉर्मल प्रायन प्रोटीन, सिंपली क्या होगा, इन्फेक्शियस प्रायन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज PRP-SC. ठीक है. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.